Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. We were studying chapter reproductive health. In this class 12 chapter, we were studied about the reproductive health, and now the topic is sexually transmitted diseases. तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को एसटीडी कहा जाता है शॉर्ट में. ओके, इट इज़ कॉल्ड एसटीडी. तो डिजीज़ और इन्फेक्शन जो कि ट्रांसमिट होते हैं जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, मीटिंग के टाइम जो ट्रांसफ़र होता है वो उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बोला जाता है और वेनरल डिजीज़ बोला जाता है. कई बार रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी इन्फेक्शन हो जाते हैं जिनको आरटीआई बोला जाता है. ओके, गोनरिया है, साइफिल्स, जेनाइटल हर्पिस, कैलेमाइडाइसिस, जेनाइटल वार्ड्स, ट्राइकोमाइनेसिस, हेपेटाइटिस बी. ओके, और कई इन्फेक्शंस जो होते हैं नए आए हैं, HIV है, एड्स है, कॉमन एसटीडी डिजीज़ेस हैं. ओके, एसटीडीज़ हैं. तो HIV इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा डेंजरस है जिसको हम चैप्टर 8 में डिटेल में पढ़ेंगे. तो जैसे कुछ इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस बी और HIV है, ये ऐसा नहीं है सेक्चुअली ट्रांसमिट होता है, इंजेक्शन नीडल से भी ट्रांसफ़र हो जाता है. जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका जिसको HIV हुआ है या हेपेटाइटिस हुआ है उसकी इंजेक्शन नीडल को अगर नॉर्मल जो है जिसके कोई बीमारी नहीं है उसमें यूज़ किया जाएगा तो उसको भी HIV हो जाएगा. या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, सर्जरी के दौरान स्टरलाइज नहीं किया हुआ है इंस्ट्रूमेंट जो है, ठीक है, जो औजार यूज़ किए जाते हैं ऑपरेशन में वो इन्फेक्टेड यूज़ किए गए हैं और किसी HIV इन्फेक्टेड पेशेंट से पहले यूज़ किए गए हैं तो दूसरा पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाता है. या HIV हुए पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो गया, उसका ब्लड चढ़ा दिया जिसको पहले से हेपेटाइटिस बी या HIV था तो भी इन्फेक्शन फैल जाता है. और अगर मदर HIV है, पॉजिटिव है या हेपेटाइटिस बी हुआ है तो फीटस को, बच्चे को भी वो प्रॉब्लम हो जाती है, वो बीमारी हो जाती है. हेपेटाइटिस बी है, जेनाइटल हर्पेस है और HIV इन्फेक्शन है. ओके, इन तीनों के अलावा सब कंप्लीटली क्योरेबल हैं अगर हम जल्दी इनको डिटेक्ट कर लें. तो ये क्योरेबल नहीं है, HIV इन्फेक्शन, जेनाइटल हर्पिस और हेपेटाइटिस बी. तो अर्ली सिम्टम जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे ईचिंग होना, खुजली होना, फ्लूइड का डिस्चार्ज होना, थोड़ा पेन या स्वेलिंग होना जेनाइटल एरिया में अगर रिप्रोडक्टिव रीजन है वहाँ पे आपको खुजली है किसी को या फ्लूइड डिस्चार्ज है, स्लाइट पेन है, स्वेलिंग है. ओके, तो वो माइनर सिम्टम है तो कई बार पता ही नहीं लगता है, किसी किसी को लगता है कि वैसे ही हो रहा है, पेशेंट को लगता है. पर फीमेल पेशेंट्स में क्या होता है कई बार एसिम्टोमेटिक भी होता है. एसिम्टोमेटिक का मतलब है कोई सिम्टम ही नहीं है उस डिज़ीज़ का, तो सिम्टम नहीं होने से आपको पता ही नहीं लग रहा है और अचानक से वो बढ़ जाता है. इसीलिए हर 6 मंथ में आजकल डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप अपना डिटेल चेकअप कराएं फीमेल्स को. ओके, फीमेल और वेदर मेल चेकअप 6 मंथ्स में रेगुलरली कराना चाहिए. अनडिटेक्टेड भी रह जाते हैं स्पेशली क्योंकि फीमेल में एसिम्टोमेटिक होता है. और क्या होता है ना, शुरू की स्टेज में ज़्यादा सिग्निफिकेंट सिम्टम नहीं आते कि हाँ बहुत क्या, थोड़ी बहुत चीज़ें तो लोग झेल लेते हैं ना, उसको अपने ऊपर ले लेते हैं कि अच्छा चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो हो रहा है इन्फेक्शन, थोड़ा दर्द है, थोड़ी खुजली है, कोई बात नहीं, अब क्या तो डॉक्टर को दिखाने जाओ, कौन उसको बोले या कौन नेबर से पूछे या रिलेटिव्स में पूछे. तो उसके साथ एक सोशल स्टिग्मा होता है कि अरे कैसे बोलूँ मैं अपनी बात. इस कारण क्या होता है, अवॉइड करते हैं, टाइमली डिटेक्शन को अवॉइड करते हैं. जाने में लोग झिझकते हैं, हेजिटेट करते हैं डॉक्टर को बताने में या किसी से भी पूछने में. तो इसलिए डिटेक्शन में लेट होने के कारण भी इन जो बीमारियां इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है. अगर जल्दी पता लग जाए तो इट कैन बी ट्रीटेड. तो बाद में क्या इन्फेक्शन आ जाते हैं, पेल्विक एरिया में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, एबॉर्शन हो जाता है, स्टिल बर्थ है. ओके ओके, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है. एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि फर्टिलाइज एग जो है वो यूट्रस के बाहर ग्रो करने लग जाता है. ओके, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब में मोर देन 90% अकर इन फेलोपियन ट्यूब,
और जब प्रेगनेंसी ग्रो हो जाती है तो क्या होता है, ट्यूब बस्ट भी हो जाती है, फैलोपियन ट्यूब। तो इन सब इन्फेक्शन के कारण आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इनफर्टिलिटी भी हो जाती है कि कभी भी बच्चा नहीं हो पाना, या कैंसर जैसे भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के डिजीज़ेज हो जाते हैं। तो एसटीडी जो है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज जो हैं, ये बहुत बड़ी थ्रेट है हेल्दी सोसाइटी के लिए। तो इसका अर्ली डिटेक्शन होना, लोगों में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने अभी कल इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था कि कैसे गवर्नमेंट अवेयर कर रही है एनजीओज़ के थ्रू। लेडीज़ जो हैं एनजीओ की जो हैं वो जगह जगह जाती हैं, गांव में समझाती हैं। ओके, कई विभाग बना रखे हैं कि जो घर घर जाके लेडीज़ से उनकी प्रॉब्लम्स पूछते हैं और उनको उसके बारे में अवेयर करते हैं कि आपको अगर इस तरह से है तो आपको दिखाना चाहिए, घर में नहीं बैठना है, छुपाना नहीं है किसी से। ओके, तो प्राइम कंसिडरेशन क्या है? अर्ली डिटेक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर का सबसे बड़ा हेल्थ केयर का कंसिडरेशन है कि सबसे पहले इसी को ही कंसिडर करना है, ध्यान रखना है। ऐसे तो सभी वल्नरेबल है इन्फेक्शन, मतलब किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, पर सबसे ज़्यादा 15 से 24 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा ये सब प्रॉब्लम होती हैं। तो इसमें पैनिक होने की बात नहीं है, ये प्रिवेंट किया जा सकता है, ये जो है इसका प्रिवेंशन इज़ पॉसिबल। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो है कि आपको पता होना चाहिए कैसे इन्फेक्शन हो सकता है, अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे सेक्स जो है वो आप अननोन पार्टनर्स के साथ, कोई भी जो ह्यूमन है अननोन पार्टनर्स के साथ नहीं करे। ओके, अपने सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाए, या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रिलेशंस नहीं बनाए। और कॉइटस जो है, जब इंटरकोर्स के टाइम कॉन्डम्स ज़रूर यूज़ करें। और अगर डाउट है, थोड़ा भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो क्वालिफाइड डॉक्टर से आप कंसर्न करें अर्ली डिटेक्शन के लिए और कंप्लीट ट्रीटमेंट लें, डायग्नोज करवाएं, टेस्ट करवाएं और उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट लें। अब इनफर्टिलिटी जो है इनकम्प्लीट है, हेल्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ने के से वो इनकम्प्लीट माना जाएगा अगर हम इनफर्टिलिटी के बारे में नहीं जानते। बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, साथ में इंडिया में, जो इनफर्टाइल है। इनफर्टाइल का मतलब होता है दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस, उनके बच्चे नहीं हो सकते, वो बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन भी करते हैं, ओके, प्रोटेक्शन नहीं भी लेते हैं क्वाइटस के टाइम, तो भी उनको अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन करते हैं लॉन्ग टाइम तक, तो भी उनको बेबी नहीं हो पाता है। इसके कारण कई कारण होते हैं, कोई एक रीज़न नहीं होता है। हमारी बॉडी का हर पार्ट दूसरी बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम भी होती हैं, ओके, कुछ डिजीज़ेस भी होते हैं। और कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स के कारण भी ये सब हो जाता है। ओके, कुछ दवाइयाँ हैं उनके साइड इफ़ेक्ट के कारण भी इस तरह की प्रॉब्लम जो होती हैं हो जाती हैं। या इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, या कॉन्जेनिटल मतलब बाई बर्थ जो प्रॉब्लम है। ओके, बाई बर्थ ही कोई प्रॉब्लम है अंदर फैलोपियन ट्यूब्स में। ओके, या कोई बीमारी है, मेल्स में, मेल रिप्रोडक्टिव में भी हो सकता है कोई प्रॉब्लम, फीमेल में भी हो सकता है। कोई दवाई ऐसी ले ली है, या इम्यूनिटी इतनी लो है, जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, जल्दी बीमारी हो जाती है, साइकोलॉजिकल कोई ऐसा डिसऑर्डर है। तो ये सब कारण पता लगाए जाते हैं और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है थ्रू आउट द वर्ल्ड, इनफर्टिलिटी। इंडिया में क्या होता है, ज़्यादातर क्या होता है, गर्ल्स को ब्लेम किया जाता है, फीमेल को ब्लेम किया जाता है फॉर कपल बीइंग चाइल्डलेस। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि एक लेडी ही बच्चा पैदा करती है तो वही रिस्पॉन्सिबल है अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो। But we know that male or female both are needed to produce a child. So if they are not producing a child, both are responsible for that, या जिसमें भी प्रॉब्लम है वो रिस्पॉन्सिबल है। इट इज़ नॉट द टाइम टू ब्लेम ईच अदर बट टू क्योर द डिजीज दे हैव। ओके, तो प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर होता है तो भी फीमेल को ब्लेम किया जाता है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स बनाई गई हैं, इनफर्टिलिटी क्लिनिक भी होंगी आजकल, तो आप जगह जगह देखते हो ऐसे क्लिनिक्स खुले हैं इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के। ओके,
कुड हेल्प इन, जो डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं, और कपल्स भी थोड़े आउटस्पोकन हो गए हैं, जाके डिस्कस भी करते हैं डॉक्टर्स के साथ। तो करेक्टिव ट्रीटमेंट होता है तो कई डिसऑर्डर क्योर भी किए जा सकते हैं, और बहुत कपल्स को इनेबल हो जाते हैं, चिल्ड्रन पैदा कर पाते हैं। ओके, करेक्शंस जहाँ पे पॉसिबल नहीं है उनके लिए है कि वो गोद ले सकते हैं बच्चों को। ओके, या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी भी है इसके अंदर, उसके थ्रू भी वो मदर और फादर बन सकते हैं। तो कई तरीके आ गए हैं इसके। ओके, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में क्या होता है, मेडिकल प्रोसेस है जो कि इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए जाता है। इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है इसके अंदर। ओके, और फिर प्रिजर्वेशन किया जाता है गैमेट्स का और एम्ब्रियोस का। ओके, तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव जो है इसमें मेन आता है आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत आता है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब आउटसाइड द बॉडी, और उसमें एक सिमिलर कंडीशन होती है बॉडी के अंदर जैसी, जिसमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। तो पॉपुलरली इसको टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बोलते हैं। जो वाइफ का ओवा है, डोनर फीमेल है, ओके, या कोई अगर वाइफ में ओवा रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती है तो कोई डोनर ले ली जाती है लेडी, उससे ओवा लिया जाता है, या स्पर्म हस्बैंड का होता है, या फिर कोई डोनर मेल होता है उससे स्पर्म कलेक्ट किया जाता है और वो इंड्यूस किए जाते हैं, एक जाइगोट फॉर्म किया जाता है, और बिल्कुल वैसी ही कंडीशन लैब में प्रोड्यूस की जाती हैं। और जो है जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो जो होता है एकदम छोटा सा 8 ब्लास्टोमियर का, उसको ट्रांसफ़र किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, जिसको ZIFT कहते हैं, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। याद रखिए कि ये फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। एंड एम्ब्रियोज विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स इनटू यूट्रस, यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है, इसको इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र कहते हैं, IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। टू कंप्लीट सेट्स, बाकी का फर्दर डेवलपमेंट यूट्रस में हो जाता है। तो एम्ब्रियो जो इन वीवो फर्टिलाइजेशन से बनता है उसमें क्या होता है, गैमेट्स का फ्यूज़न फीमेल के अंदर होता है, वो भी यूज़ किया जाता है टू असिस्ट हु कैन नॉट कंसीव, जो कंसीव नहीं की जाती कर पाती हैं उनके लिए इस तरह का, ओके, इस तरह का ट्रांसफ़र किया जाता है फर्दर डेवलपमेंट। एम्ब्रियो जो फॉर्म होता है उसको यूज़ किया जाता है फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स विद इन द फीमेल, फीमेल में ही फ्यूज़न किया जाता है, और इसको फीमेल जो कि कंसीव नहीं कर पाती उनमें यूज़ किया जाता है। ओके, इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी। इन विवो फर्टिलाइजेशन में फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स विद इन द फीमेल। ओके, ये है इन विवो, इट इज़ फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स, फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स विद इन द फीमेल्स। ये है इन विवो, गैमेट्स का फीमेल में फ्यूज़न करा के, और गैमेट्स और जो कंसीव नहीं कर पाती हैं तो फ्यूज़न करा के उनमें इम्प्लांट कर दिया जाता है, एम्ब्रियो फाउंड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन। ओके, तो फ्यूज़न कहाँ पर होता है, फीमेल के अंदर ही होता है जो कि कंसीव नहीं कर पाती हैं उनके लिए, और ये आउटसाइड द बॉडी होता है। सिमिलर कंडीशंस एज दैट इन द बॉडी, इट इज़ आउटसाइड द बॉडी, इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मतलब पूरा फर्टिलाइजेशन में थोड़ा टेस्ट ट्यूब में पूरा डेवलप करके एम्ब्रियो फिर इम्प्लांट किया जाता है, और इन वीवो में फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स जो होता है फीमेल के अंदर होता है, और वहाँ वो यूनाइट कर जाते हैं, जो कंसीव नहीं कर पाती हैं फीमेल्स उनके लिए होता है। ओके, फिर है ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर
डोनर से कलेक्ट करके फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है। इसको बोलते हैं गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र गिफ्ट बोलते हैं इसको, जिसमें ओवम एक डोनर से लेके और फेलोपियन ट्यूब में सेट कर दिया जाता है दूसरी फीमेल के, जो कि ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती, और पर वो सूटेबल एनवायरनमेंट दे सकती है फर्टिलाइजेशन के लिए। ओके, ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती पर सूटेबल एनवायरनमेंट दे सकती है फर्टिलाइजेशन के लिए। ओके, और फर्दर डेवलपमेंट भी हो जाता है इस, एंड फर्दर डेवलपमेंट इज अनदर मेथड अटेम्प्टेड। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी होते हैं। देख, बहुत सारे तरीके आ गए हैं इनफर्टाइल कपल्स के लिए रिप्रोड्यूस करने के लिए। ऐसे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होते हैं जिसमें स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर होता है। एम्ब्रियो को लेबोरेटरी में बनाते हैं, स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं ओवम के अंदर। ओके, इसमें इनफर्टिलिटी जब होती है, जैसे मेल पार्टनर की इनेबिलिटी है कि वो इंसेमिनेट नहीं कर पाता है फीमेल में, क्योंकि लो स्पर्म काउंट के कारण इजैक्यूलेशन के टाइम स्पर्म काउंट बहुत कम होता है, तो उसको इससे करेक्ट करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से ओके, इसमें क्या होता है, सीमेन को कलेक्ट कर लेते हैं हस्बैंड से या हेल्दी डोनर से और आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं वेजाइना में या फिर यूट्रस में और इनटू द यूट्रस। तो इसको बोलते हैं इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल, IUI, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन ऑफ फीमेल। क्लियर? ऐसे तो बहुत ऑप्शन है इस टेक्निक्स के, पर ये बहुत प्रिसीजन चाहिए, स्पेशलाइज प्रोफेशनल चाहिए। अगर किसी को इस चीज़ के लिए दिखाना है तो किसी स्पेशलाइज डॉक्टर को दिखाना चाहिए जो कि एक्सपीरियंसड हो इस फील्ड में, और एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेशन चाहिए। तो ये फैसिलिटी प्रेजेंटली खाली कुछ सेंटर में ही, ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल में ही अवेलेबल हैं, पर और कुछ ही लोग इसको अफोर्ड कर पाते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। ओके, तो इमोशनल, रिलीजियस और सोशल फैक्टर ऐसे हैं कि कई लोगों को लगता है कि नहीं, इमोशनली हम रियल चाइल्ड से जुड़ सकते हैं, या रिलीजियसली लोगों को लगता है कि वी शुड हैव अवर ओन चाइल्ड, तो लोग गोद नहीं लेना चाहते। कुछ सोशल फैक्टर होते हैं कि हाँ, लोग क्या कहेंगे, गोद क्यों लेंगे हमें, वी शुड हैव अवर ओन चाइल्ड। तो इस तरह से एडॉप्शन लोग नहीं करते हैं। तो अल्टीमेट तो प्रोसीजर का यही एम है, इज़ टू हैव चिल्ड्रन, पर इमोशनल, रिलीजियस और सोशल रीजन कारण एडॉप्शन मेथड पॉसिबल उतने कुछ लोग करते हैं अडॉप्ट, पर इतना पॉसिबल नहीं है। जबकि इंडिया में बहुत ऑर्फन और डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन के लिए, अनाथ के लिए बहुत सारे आश्रम हैं हु वुड प्रोबेबली नॉट सर्वाइव टिल मैच्योरिटी। ओके ओके, जो प्रोबेबली नहीं सर्वाइव कर पाते हैं मैच्योरिटी के कारण। बहुत ऐसे बच्चे हैं नेग्लेक्टेड जो कि प्रोबेबली सर्वाइव नहीं कर पाते हैं अगर उनका केयर नहीं किया जाए। तो हमारा लॉ परमिट करता है लीगल एडॉप्शन, बट इट इज़ येट वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कपल्स लुकिंग फॉर पेरेंटहुड। उनके लिए सबसे बेस्ट मेथड है ये। बहुत सारे मेथड्स इसमें बताए गए हैं जिनको भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो आज के चैप्टर में हमने क्या क्या इंक्लूड कर लिया, कल से हम इस चैप्टर से कंटिन्यू कर रहे थे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज पढ़ी, ओके, एमिनोसेंटेसिस पढ़ा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और बर्थ कंट्रोल के बारे में नॉलेज ली, ओके, फिर वेरियस मेथड्स पढ़े, कॉन्ट्रासेप्शन के, स्टरलाइजेशन यूज़ करता है, पिल्स यूज़ करते हैं। फिर हमने पढ़ा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP, फिर सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में आज डिस्कस किया। और ये जो जितना इसमें बताई हैं मैंने, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड और उनका क्योर कैसे करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके सारों सबकी फुल फॉर्म आप ज़रूर याद कीजिए। और आई होप जो भी मैंने आपको आज पढ़ाया है आपको क्लियर हो गया होगा और बहुत अच्छे से समझ आया होगा।
Okay, thank you. Please like, share, and subscribe.